क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखना। 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 50 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 में से आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे, ये मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन क्या देगी, दोहरा निषेचन क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में एक नर युग्मक का अंड कोशिका से और दूसरे का द्वितीयक अंड से मिलना। मतलब कि आवृतबीजी पौधा है ना, उसका नर युग्मक होता है ना, वो नर युग्मक का अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका से मिलना, अंड कोशिका के द्वितीयक केंद्र से मिलना। ठीक है, द्वितीयक केंद्र से मिलना, यही है इसका मतलब। कि मतलब आवृतबीजी पौधे होते हैं ना, आवृतबीजी पौधों के नर युग्मक का अंड कोशिका के द्वितीयक केंद्र से मिलना क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है टेपिटम का कार्य क्या। टेपिटम का कार्य ये तो आपको सबको आना चाहिए, यह विकासशील परागणों को पोषण प्रदान करती है। भोजन देने में, मतलब जो भोजन का कार्य है, भोजन को देना किसी को भी, ठीक है, तो वो कार्य किसका है, टेपिटम का है। मतलब विकासशील परागणों को पोषण देने का कार्य करता है, यह परागणों का पोषण, ये परागणों को भोजन देने का कार्य करता है, वो कौन करता है, भाई टेपिटम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है बहुभ्रूणता क्या। ठीक है, बहुभ्रूणता क्या, मतलब बहुभ्रूणता यही है कि एक भ्रूण है जिसके, मतलब एक बीज है, एक बीज में अधिक भ्रूण होना, एक से अधिक भ्रूण होना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाती है। जैसे नींबू में भाई एक बीज होता है ना, उसके अंदर बहुत भ्रूण होते हैं। ठीक है, बहुत भ्रूण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं। कोलेस्ट्रम जो मतलब माँ के दूध में जो, मतलब प्रसव के बाद माँ का जो पहला दूध होता है ना, पीला दूध होता है, उसके अंदर क्या होती है, आईजी एंटीबॉडी होती है। आईजी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो आपको सीधे यही लिखना है कि जब प्रसव के बाद माँ का शुरुआती पीला दूध जिसमें आईजी एंटीबॉडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। जब माँ मतलब प्रसव पहले, मतलब जब माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, बच्चे को क्या देती है, जन्म देती है, तो वो बच्चे को पहला दूध पिलवाती है ना, पहला दूध पिलाती है ना बच्चे को, उससे मतलब उस टाइम उसे क्या था, पीला दूध आता है, पीला दूध आता है, मतलब उसके अंदर क्या होती है, आईजी एंटीबॉडी होती है, जो मतलब बच्चे की ग्रोथ के लिए मतलब एक आवश्यक होता है। उसके अंदर सारे मतलब पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। हाँ, वर्षण यानी जो आपके वो टेस्टोस्टेरोन है ना, वर्षण वो मतलब उदर गुहा नहीं, उधर से बाहर, उधर यानी आपके पेट से बाहर क्यों होते हैं, नीचे थैली नुमा लटके हुए क्यों होते हैं। तो उसका रीज़न एक ही है कि आपके, ताकि शुक्राणु निर्माण, आपके जब शुक्राणु निर्माण होता है ना, शुक्राणु जैसे भाई मादा में होता है अंडाणु निर्माण, ठीक है, और अंडा में होता है शुक्राणु निर्माण। तो आपके अंदर जब शुक्राणु निर्माण होता है ना, तो उसके लिए आपके तापमान चाहिए। वो शुक्राणु को एक उचित तापमान में ही शुक्राणु निर्माण होता है, वो होता है 2 से 3 डिग्री से कम तापमान होना चाहिए, जो उदर गुहा में तापमान सेट नहीं होता। इस कारण मतलब उसको सही टेम्परेचर पर रखने के लिए ये अंडाणु है, मतलब शुक्राणु है, वो मतलब वर्षण बाहर होते हैं, इसलिए बाहर होते हैं वर्षण। क्यों वर्षण का रीज़न क्या, उसका रीज़न ये है कि वर्षण के अंदर शुक्राणु निर्माण होते हैं। शुक्राणु के लिए तापमान चाहिए 2 से 3 डिग्री, और उदर गुहा में इतना तापमान है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी क्या है। तो इसका उत्तर होगा बिना निषेचन के फल निर्माण होना। ठीक है, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। जैसे केला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, वो हो गया सर्टोलिक कोशिका का कार्य क्या। जो सर्टोलिक कोशिका है उसका कार्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि शुक्राणुओं को पोषण और सहारा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, सर्टोलिक कोशिका कहलाता है। शुक्राणुओं को क्या करना, पोषण और सहारा प्रदान करना। ठीक है, क्या कहलाता है, सर्टोलिक कोशिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है अपरा द्वारा स्त्रावित एक हार्मोन का नाम बताना है आपको। ठीक है, कि भाई अपरा जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा कोई भी एक मतलब हार्मोन जो स्त्रावित होता है, उसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो उसका नाम होगा, वो होगा HCG। ठीक है, HCG। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है वेसेक्टोमी क्या है। वेसेक्टोमी क्या है। वेसेक्टोमी यही है कि पुरुषों में शुक्रवाहिका को काट कर बांधना। शुक्रवाहिका मतलब वो जो होती है ना, जो शुक्राणु हमारे आते हैं ना, वो वर्षण के अंदर, ठीक है, उसको वर्षण से मतलब पेनिस की तरफ जो शुक्राणु आते हैं ना, उसको बीच में से काट देना। ठीक है, काटना स्थायी, मतलब स्थायी गर्भ निरोधन कर लेना, स्थायी गर्भ निरोधन, वही क्या है, वेसेक्टोमी है। क्वेश्चन नंबर है 10 है, वो है जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। जिप्ट का मतलब पूरा नाम है ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर फैलोपियन नलिका। ठीक है, इंट्रा मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन नलिका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये है कि भाई मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। हाँ, ये बात तो सही है कि जो मेंडल था उसने मटर का पौधा ही क्यों चुना, उसने दूसरा पौधा क्यों नहीं चुना। ठीक है, तो उसका उत्तर है क्योंकि भाई ये वो मटर क्या होता है, 1 वर्षीय होता है। ठीक है,
और इसमें स्पष्ट विरोध लक्षण पाए जाते हैं, और स्पष्ट विरोध लक्षण पाए जाते हैं, और इसमें साफ पता चल जाता है लक्षणों का, ठीक है, लक्षण चेंज होते हैं। तो इस वजह से मेंडल ने क्या मटर का पौधा ही चुना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है वो है परीक्षण संग्रहण यानी टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस परीक्षण संग्रहण क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराना। जैसे भाई F1 पीढ़ी हो गया, F1 पीढ़ी का किसके साथ संकरण कराना, अप्रभावी, ठीक है, उसके साथ संकरण कराना क्या कहलाता है, परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है डीएनए और आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है। डीएनए और आरएनए में अंतर भी पढ़ के जाना आप, और डीएनए और आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है वो भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा कि डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है ओनली फॉर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, डीएनए में मतलब डीएनए डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, आरएनए में ओनली फॉर राइबो शर्करा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है वो है सेंट्रल डोगमा क्या है। सेंट्रल डोगमा क्या है वो है डीएनए आरएनए और प्रोटीन की प्रवाह की सूचना क्या कहलाती है, सेंट्रल डोगमा कहलाती है। डीएनए आरएनए और प्रोटीन की प्रवाह की सूचना, ठीक है, मतलब डीएनए से आरएनए में जाना, आरएनए से प्रोटीन में जाना, बदलना, वही एक प्रवाह होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अब बात करते हैं ओकाज़की खंड। ओकाज़की खंड या क्या है, ओकाज़की खंड क्या है, तो इसका उत्तर होगा डीएनए प्रतिकृति के दौरान लैंगिक स्टैंड पर बनने वाले छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, ओकाज़की खंड कहलाते हैं। डीएनए प्रतिकृति के दौरान लैंगिक स्टैंड पर बनने वाले छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, लैंगिक नहीं है, ठीक है ना, लैंगिक वो अलग होता है, ये लैंगिक है, गी गे, ठीक है ना, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, ये आ सकता है ओकाज़की खंड का आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है वो है डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। तो डाउन सिंड्रोम होता है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। मतलब भाई की डाउन सिंड्रोम क्या है, 21वें गुणसूत्र होता है ना, वो मतलब क्या हो जाता है, त्रिसूत्रता हो जाता है, मतलब ट्रायोसोमी हो जाता है, ट्रायोसोमी, ठीक है, उससे ही हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम का कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किससे विकसित की थी। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक थी ना, वो किसने विकसित की थी, ठीक है, तो वो की थी एलेक जेफ्रिक ने की थी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है वो है मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं। मानव के एक जीनोम में कितने जीन होते हैं, तो वो होते हैं लगभग 30,000 जीन, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की है वो है समजात अंक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, कि समजात अंक का एक उदाहरण देना है हमको, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य के हाथ हो गए समजात अंक, मनुष्य के हाथ हो गए, मतलब दोनों हाथ हमारे बराबर होते हैं, और घोड़े के अग्रपाद मतलब घोड़े के अगले पैर दोनों बराबर होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है वो है अनुकूली विकिरण क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम उत्तर है इसका एक ही पूर्वज से अलग अलग दिशाओं में विकास। एक ही पूर्वज है, किसी का अपना अपने जैसे पूर्वज है, ठीक है, वो बंदर है, ठीक है, ऐसे ही मतलब एक ही पूर्वज से अलग अलग दिशा में विकास, जैसे डार्विन फिंचेंस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन है एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है, कि एंटीबॉडी होती है उसकी संरचना कैसी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी की संरचना होती है वाई आकार की होती है, जिसमें 2 हल्की और 2 भारी श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। कैसी होती है, 2 हल्की और 2 भारी श्रृंखला होती है। हेवी श्रृंखला 2 कौन सी होगी, जो मतलब छोटी छोटी है 2 दिखे साइड में, वो तो हल्की हो गई हल्की, और 2 बड़ी बड़ी संरचना दिखाई दे रही है वो हो गई भारी संरचना, ठीक है। तो ये ऐसी संरचना होती है भाई एंटीबॉडी की, आप देख लीजिए, आपको देखने में ही समझ में आ जाए, वाई आकार की होती है, 2 हल्की और 2 भारी, ये याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है वो है एड्स के वायरस का नाम लिखिए। एड्स के वायरस का नाम है वो है HIV वायरस, ठीक है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। HIV वायरस क्या है, एड्स है, HIV वायरस क्या है, एड्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है सहज प्रतिरक्षा क्या है, कि जो सहज प्रतिरक्षा है वो क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि वह सुरक्षा जो जन्म के समय से ही शरीर में मौजूद होती है, कि वह सुरक्षा जो जन्म के समय से जो बच्चा नया बच्चा वैसे कोई भी मतलब नया बच्चा जो जन्म लेता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो ऊर्जा रहती है शरीर में मौजूद, उसे हम क्या कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है वो है विंडल टेस्ट किस रोग के लिए है। विंडल टेस्ट है ना, वो किस रोग के लिए है, तो वो टाइफाइड रोग के लिए है। ये भी याद रखना कि टाइफाइड रोग के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो आपको विंडल टेस्ट कराते हैं। जैसे कि मैंने किसी को टाइफाइड हो रखा है तो उसको कौन सा टेस्ट करना चाहिए, विंडल टेस्ट कराना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं। जो कैंसर उत्पन्न करती है जीन उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओकाजीन। ओकोजीन यानी ओकोजीन या ओकाजीन है, वो क्या करती है, कैंसर उत्पन्न करती है हमारे शरीर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की प्राथमिक वाहित मल उपचार क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस कणों को छानने और अवसादन द्वारा अलग करना क्या कहलाता है, प्राथमिक वाहित मल उपचार कहलाता है। मतलब ठोस कण, जो ठोस कण होते हैं उसको हम छान कर सकते हैं, अवसादन यानी हाथ से अलग करना क्या कहलाता है, प्राथमिक वाहित मल उपचार कहलाता है, मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है वो है बिट्टी का पूरा नाम लिखना, बिट्टी कपास, ठीक है। बिट्टी का पूरा नाम हो गया बैसिलस थ्रीजेंसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है वो है किण्वन
किण्वन में कौन सा सूक्ष्म जीव मुख्य है। जो किण्वन होता है ना उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव है जो है ना मुख्य कार्य करता है, वो करता है यीस्ट करता है, यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है जैव उर्वरक का एक उदाहरण देना है हमको। जैव उर्वरक का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण हो गया राइजोबियम हो गया, ये जैव उर्वरक है। राइजोबियम क्या है? जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 30 है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है ना। इसका भी आपको ये उत्तर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की है, वो है आणविक कैंची है ना, आणविक कैंचियाँ वो किसे कहते हैं? अपनी कैंची नहीं, आणविक कैंची, ठीक है। आणविक कैंची है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो है पीसीआर के 3 चरण लिखिए। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? वो है पॉलिनाइजर चैन रिएक्शन, ये भी याद रखना, ठीक है। पीसीआर का पूरा नाम ही पूछ सकते हैं, पॉलिनाइजर चैन रिएक्शन। इसके मतलब 3 चरण है, वो है निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार, ठीक है। छोटे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा आ जाएगा, नहीं तो इसके बड़े आएंगे तो इसको मतलब 3 चरणों को विस्तार से समझाइए, तो आपको विस्तार से समझा देना है निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, वो है प्लाज्मिड क्या है। तो इसका उत्तर होगा जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। मतलब जैसे कोई भी जीवाणु हो गया उसके अंदर मतलब जो अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए पाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया जीन गन का उपयोग कब होता है। कि जीन गन होता है ना, उसका उपयोग कब होता है, उसका उपयोग बताना है हमको, ठीक है। इसका उपयोग कब कर सकते हैं हम? तो जीन गन का उपयोग हम पादप कोशिकाओं में बाहरी डीएनए को प्रवेश कराने के लिए करते हैं। जैसे कोई पादप कोशिका हो गई, उसके अंदर हम बाहर से कोई कृत्रिम रूप से कोई डीएनए अगर अंदर प्रवेश कराना है तो वो डीएनए जीन गन की सहायता से ही अंदर प्रवेश किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वो है जैव रिएक्टर का कार्य लिखना है। जैव रिएक्टर का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के बड़े पैमाने पर संवर्धन के लिए अनुकूल परिस्थिति देना। मतलब जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव को बड़े पैमाने पर मतलब संवर्धन रखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को बड़े पैमाने बड़ी जगह पर रखने के लिए उनको अनुकूल वातावरण देना, अनुकूल परिस्थिति देनी, उसे हम क्या कहते हैं? जैव रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 37 है, वो है परजीवी जंतु क्या है, ठीक है ना। उसका उत्तर है परजीवी जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जिनके डीएनए में बाहरी जीन प्रवेश कराया जाता है उसे हम परजीवी जीन कहते हैं। मतलब परजीवी जीन किसे कहते हैं? कि कोई भी जंतु हो गया, किसी भी जंतु को ले लो, उसके डीएनए में हम कोई बाहरी जीन को प्रवेश कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी जंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी क्या है? तो इसका उत्तर हो गया जैविक संसाधनों का बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग करना। मतलब बायोपायरेसी यही है कि जैविक संसाधन हो गए, जो भी हमारे पास में संसाधन है उसकी हम बिना अनुमति लिए उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वही क्या बायोपायरेसी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुनहरा चावल मतलब गोल्डन राइस में विटामिन कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। बीटा कैरोटीन है, ठीक है, याद रख लेना। सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो होता है विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इंसुलिन की 2 श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती है। जो इंसुलिन होता है ना, उसकी 2 श्रृंखला होती है आपस में, वो किसी से जुड़ी होती है? वो होती है डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 41 है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा स्रोत क्या है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका ऊर्जा स्रोत क्या है? वो है सूर्य प्रकाश हो गया। पारिस्थितिकी के लिए मतलब हमारे पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत, मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य है ये। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बाकी दोनों का उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे होता है? सीधा ही होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा है मैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, खाद्य जाल क्या है उसको समझाना है, ठीक है। जो खाद्य जाल है ना उसको हम क्या कहते हैं या उसे क्या है उसको हम समझाना है भाई, फूड वेब, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा कहीं खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा हुआ जाल। कहीं खाद्य श्रृंखला होती है, बहुत मतलब खाद्य श्रृंखला होती है, उसका जुड़ा हुआ आपस में जो जाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। मतलब बहुत होते हैं, जैसे शेर हो गया, शेर मतलब जैसे नीचे शुरू करते हैं अपन, खरगोश, चूहा खाता है, खरगोश को खाता है, हिरण हो गया, हिरण को खाता है भाई, शेर खा जाता है सीधा, और भी कोई बहुत खाता है, ठीक है। कुत्ता हो गया, वो हो गया, तो इसे हम कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक है वो है जहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची वाली किताब है, उसे हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियाँ जैसे भाई जैसे शेर है, चित्ता है, ये क्या संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, ऊँट है, तो इसको हम क्या करते हैं? मतलब उसके लिए हम है ना आरक्षित क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर किसी को मतलब उसको मारने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उसको सज़ा की इजाज़त दी जाती है। उस कारण से जो सूची बनाई जाती है, किताब लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, वो है सविस्थान या इन सिटू। सविस्थान को कहते हैं इन सिटू संरक्षण का एक उदाहरण दीजिए। सविस्थान जो मतलब उदाहरण है संरक्षण का उदाहरण, ठीक है, उद्यान का, वो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वो है बाह्य स्थान एक्स सिटू का संरक्षण क्या होता है। बाह्य स्थान संरक्षण क्या होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाना। मतलब जैसे कि मतलब जहाँ पर संकटग्रस्त प्रजाति जिस जंगल में या जहाँ पर रहती है उसको वहाँ से दूर ले जाकर एक संरक्षित एरिया पर मतलब छोड़ी जाती है, रखी जाती है, उसको सेवा दी जाती है, खाना पानी सब कुछ दिया जाता है। वही क्या है भाव स्थान किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर हो गया, चिड़िया जैसे मतलब आकाश में घूमती है, जहाँ भी जाती है फिरती है, दाना चुगती है, लेकिन उसको पकड़ कर हम क्या ले जाते हैं, चिड़ियाघर में ले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य स्थान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वो है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, तो इसका उत्तर होगा वे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता और उच्च स्थानिकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। मतलब वह क्षेत्र हो गया जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता हो गई। पहली बात जैव विविधता अलग, जैसे बहुत अधिक जैव विविधता हो गई, ठीक है, और उच्च स्थानिकता हो गई, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताने हैं आपको, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस हो गई CO2 हो गई, CH4 मेथेन हो गई। क्वेश्चन नंबर 49 हो गई, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत कौन से मतलब मंडल में पाई जाती है, वो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हो गया 5 जून, ठीक है ना। ये 50 क्वेश्चन, अगर आपने 50 के 50 क्वेश्चन लगाए हैं तो भाई मैं कहता हूँ आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, थोड़ी मेरी लैंग्वेज बोलने में थोड़ा मतलब मैं फास्ट होऊंगा या मैं थोड़ा फास्ट बोलता होऊंगा तो आपको सुनाई में मतलब कम देता होगा या थोड़ा मतलब स्पष्ट नहीं देता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि मेरे पास में अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ मतलब किसी काम से, इसलिए मैंने पेपर बनाया, ठीक है, ऑनलाइन पर पेपर बनाया है। अब बोलने के लिए थोड़ा मतलब पास में वो चिड़िया है वहाँ है, मैं थोड़ा दूर हूँ, ठीक है, घर पर नहीं हूँ, जहाँ पर मेरा स्टूडियो है वहाँ पर नहीं हूँ, जहाँ पर मेरे पेपर बनाना चाहिए अच्छा बैठ कर, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है और आपका पेपर आ गया इसलिए मेरे को बनाना भी ज़रूरी था, ठीक है। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा सभी से भाइयों से, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको सिलेक्शन मतलब अच्छे नंबर आएंगे इसके अंदर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये 50% अगर आपने लगे हैं और 50 में से अगर आपको 40% याद थे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक मतलब आप 50% लग गए तो छोटे वाले पर्सन आपके सब सही होंगे, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, पेपर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा तब देखेंगे, ठीक है। पेपर अच्छा आएगा, मेरे को पूरी उम्मीद है कि पेपर बहुत ईजी आएगा, ठीक है, और आपको घबराना नहीं है। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो भाई प्लीज़, पहले तो लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो कि ये पेपर देख के जाओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो मतलब आपकी वजह से किसी का भला हो ना तो वो आपकी दुआ करेगा, ठीक है, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम बैठ कर दुआ करेगा ना तो आपका पेपर उससे भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ आपको बताना चाहिए, हर किसी को भेजना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, और मैं कहता हूँ आपका मतलब अच्छा पेपर जाएगा।